हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मैथ की टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक ना, क्या पढ़ाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम सेक्टर की बात कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, अब कई बच्चों का कहना होता है कि यह टॉपिक काफ़ी जो है मुश्किल होती है, काफ़ी जो है कठिन महसूस होता है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि यह टॉपिक कितना आसान होता है। ठीक ना, फिलहाल नंबर सिस्टम की बात कर लें तो नंबर सिस्टम में आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे डिजिट सम, ठीक ना, यूनिट प्लेस आपको ज्ञात करना हो, रिमाइंडर थ्योरम भी इसी में आ जाता है। ठीक, एलसीएम एचसीएफ भी इसी के पार्ट लगभग आ जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपको नंबर ऑफ जीरो फाउंड करना, ठीक, और जो आपका आता है करणीय और घातांक, तो नंबर ऑफ सिस्टम का एक जो टॉपिक होता है काफ़ी विस्तृत होता है। तो आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए, आपको नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में टोटल बताएंगे। ठीक, अब देखिएगा, इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। काफ़ी बार लोग कन्फ्यूजन में बने रहते हैं कि जीरो हमारी क्या है, ठीक ना, जीरो सम है कि विषम है। ठीक, यहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक ना, काफ़ी बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कि एक क्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक, क्यों भाज्य है, क्यों अभाज्य नहीं है, क्यों अभाज्य, मतलब कहने का मतलब भाज्य है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, या फिर अभाज्य है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। इन सभी के पीछे हम आज कारण जानते हुए चलेंगे। आखिर में ऐसा है तो क्यों है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सभी के बारे में हम आराम से जानेंगे। ठीक ना, जब तक हम जो है जब रटने वाला काम करते हैं तो वह हमारे लिए जो है काफ़ी दिनों तक हमारे ज्ञान में, हमारे संज्ञान में नहीं बना रहता है। जब हम उसको समझ लेते हैं कि ऐसा अगर हुआ है तो इस कारण से हुआ है, अगर यह ऐसा नहीं हुआ है तो इस कारण से नहीं हुआ, जब इस चीज़ को हम जान लेते हैं तो वह चीज़ हमारे लिए काफ़ी बेटर होता है। ठीक, तो आज हम आपको यही सब बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर्स के बारे में। ठीक, पहले जान लेते हैं कि नंबर्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर्स को हम दो रूप में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है वास्तविक संख्या, ठीक, दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। ठीक ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजरी नंबर। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या हमारे सिलेबस में जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक ना, तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो है वास्तविक संख्या ही पढ़ने को मिलता है। कहीं पर भी जो है काल्पनिक नंबर आपको नहीं पढ़ने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर काल्पनिक नंबर नहीं होता है। ठीक ना, कहने का मतलब काल्पनिक नंबर होता ही नहीं, सारे नंबर आपके क्या होते हैं, वास्तविक यानी रियल नंबर होते हैं। लेकिन कोई, चाहे जो रियल नंबर हो, चाहे जो वास्तविक संख्या हो, उसको हम काल्पनिक संख्या बना लेते हैं। कहने का मतलब काल्पनिक नंबर कुछ होता ही नहीं है, वास्तविक नंबर को ही हम काल्पनिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ना, यानी किसी भी नंबर को हम काल्पनिक नंबर बना सकते हैं, और वास्तव में कोई भी नंबर काल्पनिक नंबर होता ही नहीं है। ठीक ना, तो कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता क्या है। देखिएगा, किसी भी संख्या को, ठीक ना, जो हमारा एक पाई निरूपण होता है, ठीक ना, जो पाई जो हमारी एक रेखा होती है, यह जो इस पे जो है हम संख्याओं को जब निरूपित करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक जीरो होता है जो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक, जीरो से लेकर के जब आप इस साइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना, इस साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक आप जाते हैं, तो यह संख्याएं हमारी क्या होती हैं, तो आप देखते हैं यह संख्याएं हमारे बढ़ती हुई क्रम को दर्शाती हैं, और ये पॉजिटिव होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी वे नंबर यानी वे संख्याएं जिसको हम नंबर ऑफ लाइन पर निरूपित कर सकते हैं, चाहे वह निगेटिव की हों चाहे पॉजिटिव की हों, वह हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार से आप जीरो के इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस तक चलता है। यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी नंबर जिसको हम नंबर ऑफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। इसी प्रकार से आप इधर देखेंगे, जीरो से जब इस साइड की तरफ आप बढ़ते हैं तो वे संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक ना, जैसे आपको पता है कि जीरो से छोटा क्या होता है, -1 होता है, -1 से छोटा क्या होता है, -2। यानी वे संख्याएं जो आपको रियल में सबसे बड़ी दिख रही हो, ठीक ना, आपको वह बड़ी होती हैं, लेकिन अगर उसके साथ माइनस चिन्ह लग जाता है तो उससे जो छोटी संख्या है माइनस की, वह बड़ी वाले से बड़ी होती है। कहने का सेंस क्या है, जैसे अगर हम कह दें कि यह लिखा गया है 1, ठीक, और यह लिखा गया है 0, यह लिखा गया है 1 और यह लिखा गया है 0। अभी तो यह 1 जो है आपका 0 से बड़ा है, अभी तो 1 जो है आपका 0 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप 1 के सामने माइनस चिन्ह लगाते हैं, यह 1 क्या होता है, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसके आगे हम लगा दें 2,
ठीक ना, यह 2 -1 से तो बड़ा है, ठीक ना, और वैसे भी 1 से बड़ा 2 है, लेकिन अगर 2 के सामने हम जैसे ही माइनस चिन्ह लगाते हैं तुरंत यह 2 क्या हो जाएगा, बड़ा होते हुए भी यह माइनस चिन्ह जैसे आपने रिप्रेजेंट किया इसके सामने, यह तुरंत क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस क्रम को जब फॉलो करेंगे, इस साइड की तरफ आप बढ़ेंगे अनंत तक, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, एक दूसरे से छोटी होती चली जाती हैं, यानी घटती चली जाती हैं। तो यह हो गया आपका वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं काल्पनिक नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर्स, ठीक ना, यानी वे संख्याएँ जिसको हम अंडर रूट में रिप्रेजेंट करें और साथ ही साथ वो क्या हमारी माइनस चिन्ह के साथ लगी हों, यह आपकी क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर होती हैं, यानी काल्पनिक संख्या होती हैं। यानी वे नंबर जिनको हम जो है अंडर रूट के अंतर्गत रिप्रेजेंट करें, ठीक ना, अंडर रूट के अंतर्गत रिप्रेजेंट करें और उनके साथ माइनस चिन्ह का भी हम प्रयोग कर दें, तो ये संख्याएं जो हमारी होती हैं काल्पनिक नंबर कहलाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे लिखा गया है अंडर रूट माइनस का 19, ठीक, इस प्रकार से आगे लिखा गया है रूट में -26, रूट में माइनस का 4। देखिए, अगर खाली 4 होता तो इसका हम स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेते, लेकिन यह माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है, इसलिए यह काल्पनिक नंबर यानी काल्पनिक संख्या में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है इसका अगर हम कहें कि -4 का आप स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए, तो इनका भी रूट ज्ञात करने का तरीका है, उसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, एक जो है हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूलर, उन्होंने जो है आयोटा, ठीक ना, यह आपका है आयोटा का सिंबल बना हुआ है, ठीक ना, आयोटा चिन्ह को उन्होंने हमारे सामने जो है रिप्रेजेंट किया और ठीक ना, इन्होंने बताया कि यह आयोटा जो होता है रूट का -1 के बराबर होता है, ठीक ना, किसके बराबर होता है, रूट के -1 के बराबर होता है। वह वैज्ञानिक जो थे, वह गणितज्ञ जो थे जिनका नाम था यूलर, इन्होंने आयोटा सिंबल दिया। आगे आपको बताएंगे कि आयोटा की पावर 1 क्या होती है, आयोटा की पावर 2 क्या होती है, आयोटा की पावर 3 क्या होती है और आयोटा की पावर 4 क्या होती है। इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और यह फॉर्मेट जो होता है 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक ना, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है, जैसे यहाँ आप बात कर ले रहे हैं √7, ठीक ना, √7 की अगर बात करें तो √7 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और √7 को हम लिख सकते हैं रूट का 7 इंटू में रूट का -1, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, रूट का 7 और इंटू में रूट का -1, और यह जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, रूट का -7, और रूट का -7 को ही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने अभी बताया कि √-1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयोटा के साथ, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, √7 आयोटा, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, √7 आयोटा, ठीक। अब बात करते हैं आगे, ठीक ना, यहाँ तक हमने जाना। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, क्या बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं, यानी किसी भी नंबर को हम जो है जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये होता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जब किसी भी नंबर को हम वास्तविक और काल्पनिक दोनों में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लिखते हैं ए हमारा क्या है, रियल नंबर है, प्लस माइनस IB यानी आयोटा B लिखा गया है, यह हमारा क्या है, काल्पनिक नंबर है। तो ये इन दोनों को जो मिश्रण होता है यही हमारा क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है 3 ± 2i, क्या लिखा गया है, 3 ± 2i यानी आयोटा का सिंबल है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो यह दोनों का योग जो हुआ क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो समझिएगा कि वास्तविक संख्या और जब काल्पनिक संख्याओं का योग होता है तो वहाँ हमको क्या मिलता है, सम्मिश्र संख्याएं मिलता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर, ठीक ना, एक एक के बारे में बहुत ही आराम से पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, हमने आपको बताया। अब रियल नंबर के पार्ट पढ़ेंगे कि रियल नंबर में कौन कौन आते हैं। जैसे आपका आता है एक इंटीजर होता है, एक आपका डेसिमल होता है। डेसिमल में पढ़ेंगे कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हम बताएंगे एक डेसिमल भी 2 प्रकार से हम बांट कर पढ़ेंगे, एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी शांत दशमलव होगा, एक आपका अशांत दशमलव होगा, ठीक। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, इनके बारे
में हम आगे चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम रियल नंबर को बांटें तो रियल नंबर को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक आपका होता है इंटीजर्स जिनको हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक। दूसरा होता है डेसिमल जिसको हम कहते हैं दशमलव, ठीक ना। क्या हुआ, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, एक हमारा पूर्णांक जो पूरा का पूरा हमको प्राप्त होता है, ठीक ना। एक हमको क्या होता है डेसिमल यानी दशमलव के रूप में प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो देखते हैं आपको ऐसा नज़र आता है, कभी कभी वह संख्याएं पूरी की पूरी कट जाती है, तो हमको क्या कैसा प्राप्त हुआ, वह है हमको इंटीजर प्राप्त हुआ, यानी वह हमको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई। लेकिन जब वो उसी कई बार आप यह देखेंगे कि किसी संख्या को किसी संख्या से आप डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि वह जो है पॉइंट में कटता है, ठीक ना। और कई बार आप यह भी देखते हैं कि पॉइंट में कटने के बाद वह संख्या है पॉइंट में कटता नहीं है, वह पॉइंट के बाद वह संख्या अपने आप को रिपीट करता रहता है, ठीक। तो हमने आपको बताया कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर हो गया, एक डेसिमल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इंटीजर को हम आगे बताएंगे, पहले समझ लेते हैं कि डेसिमल क्या होता है, दशमलव निरूपण क्या होता है। देखिएगा, दशमलव डेसिमल यानी दशमलव को जो है हम दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रियल नंबर, एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रियल नंबर, ठीक। यानी हिंदी में बात करें तो शांत दशमलव और हिंदी में बात करें तो अशांत दशमलव, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव कौन होते हैं और अशांत दशमलव कौन होते हैं। देखिएगा, हमने आपको अभी बताया जब कई बार हम काटते हैं संख्याओं को तो वहाँ हमको क्या मिलता है कि पॉइंट के बाद, ठीक ना, पॉइंट के बाद वह संख्या आपको 2 अंक 3 अंक या 4 अंक के बाद वह संख्या पूर्णतः जो है विभाजित हो जाती है। तो यह जो हमारा होता है, हमारा क्या होता है शांत दशमलव, यानी दशमलव वहाँ जाकर शांत हो गया, ठीक। जैसे बात कर लेते हैं, अभी आप 10 को आप 8 से डिवाइड करिए तो देखिएगा क्या होगा, 8 एकम 8 हुआ, ठीक। उसके बाद 2 बचेगा, आपका दशमलव लगेगा, हो जाएगा 20। उसके बाद क्या होगा, 8 दूनी 16, ठीक। उसके बाद 4 कैरी आया, हो गया 40, 8 बचे 40। यानी अगर हम जब हमने जो है 10/8 किया तो 10/8 को जो हम काट रहे थे तो हमको क्या मिला 1.25, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक तक जाते जाते हमारा दशमलव क्या हो गया, शांत हो गया। तो यह जो हमारा कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, ठीक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ लिखा गया है 0.86, ठीक। फिर यहाँ लिखा गया है 0.346, यहाँ लिखा गया है 0.125, यानी दशमलव के बाद यह कोई संख्या थी जिसको हमने काटा तो वह जो है दशमलव के बाद 8 6 पे जाकर ख़त्म हो गई, 3 4 6 पे जाकर ख़त्म हो गई, 1 2 5 पे जाकर ख़त्म हो गई। तो यह हमारी कहलाएगी शांत दशमलव, ठीक। अब बात करते हैं अशांत दशमलव की। तो आपको पता होगा अशांत दशमलव क्या होता है। ऐसे ही किसी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो आपने देखा कि दशमलव के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन उसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद ख़त्म नहीं होती है, वह बार बार अपने आप को रिपीट करती है, तो आपकी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक ना। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं 10/3, ठीक। आप 10/3 को जब आप काटेंगे तो देखेंगे 3 त्रिक 9, पॉइंट गया, 1 कैरी बचा, उसको आप फिर जो दशमलव बढ़ाएंगे फिर 10 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर जाएगा 3 त्रिक 9, यानी यह 3 3 3 3 आपको कई बार रिपीट करता हुआ मिलेगा। तो यह क्या हो जाता है, दशमलव के बाद यह 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो यह आपका कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रियल नंबर, यानी क्या हो जाएगा अशांत दशमलव संख्या है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें भी आपको बताएंगे, यह भी इनके भी प्रकार होते हैं, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्याएं हैं इनके भी प्रकार होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि वे संख्याएं एक ही संख्या जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, कई बार जो है उनको इस क्रम में आप देखते हैं कि 2 संख्याएं अपने आप को रिपीट करती हैं, कई बार 3 संख्याएं अपने आप को रिपीट करती हैं। तो इनके भी पार्ट हैं, हम आगे बताएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है 0.666666, ये अनंत तक जा रहा है। ऐसे यहाँ लिखा गया है 0.454545, ये 4545 अनंत तक जा रहा है। ऐसे यहाँ लिखा गया है 0.387, ठीक। क्या लिखा गया है 3875426 यानी यहाँ क्या हुआ, कोई भी संख्या आप देख पा रहे हैं कि रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन ये क्या हो रही है अशांत तक ऐसे कटती हुई चली जा रही है, ठीक। तो ये भी आपके जो है नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर अशांत दशमलव, या फिर इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है अनवसानी, ठीक ना। क्या नाम है अनवसानी, या फिर अशांत दशमलव, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल,
चलिए देखते हैं, इसको भी दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। एक हमारा होता है अशांत आवर्ती, ठीक, और दूसरा हमारा होता है अशांत अनावर्ती, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में लिखा गया है रिपीटिंग और अंग्रेजी में लिखा गया है नॉन रिपीटिंग, ठीक ना, यानी अशांत आवर्ती, ठीक ना, और क्या हो गया अशांत अनावर्ती। समझते हैं यह क्या होता है। देखिएगा यहाँ लिखा गया है 0.3 और उसके ऊपर एक पाई लगी है, यानी जिसको हम कहते हैं बार, ठीक ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा यह क्या लगा है, एक 3 के ऊपर बार लगा है। यह जो हो गया, अब यह दर्शाता है, इसका मतलब यह हो गया कि आप इसको चाहे लिखते कि 0.3333 अनंत तक, या फिर आप इसी चीज़ को ऐसे दर्शा सकते हैं 0.3 के ऊपर एक पाई लिख देंगे, पाई खींच देंगे, ये हो जाएगा इन दोनों के, यह दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है 0.56, तो 5 का मतलब ये 5 और 6 ये बार बार रिपीट हो रहा अनंत तक, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 0.565656 ऐसे अनंत तक, ठीक। फिर यहाँ लिखा गया है 0.371, यानी यहाँ 3 संख्याएं हैं और ये तीनों संख्याएं क्या हो रही हैं, तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है, यानी ये तीनों संख्याएं अपने क्रम को जो है फॉलो कर रही हैं, कहाँ तक, अनंत तक, यानी 0.371 371 371 यह अनंत तक चलती रहेंगी। अच्छा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही, इस आपसे पूछा जाता है कि यह क्या है, ठीक ना, यह क्या है, यह क्या है, क्या का मतलब प्रमेय है कि अप्रमेय है। तो आप धैर्य बना के रखिएगा, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, बस आप जो है थोड़ा सब्र रखिएगा। आगे धीरे धीरे आपके सारे जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली है कि यह छूट गया, यह हुआ तो कैसे हुआ। सारे डाउट आपके जो दिमाग में बनने वाले हैं सब हम पहले से ही सॉल्व करा देंगे, बस आप सिर्फ और सिर्फ अपना धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक। देखिएगा यह चीज़ हमने आपको समझा दिया। यह क्या होती है रिपीटिंग, यानी यह जो संख्याएं थी, यानी 3 था, 3 3 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा था। 5 6 था तो 5 6 5 6 5 6 5 6 अपने आप को क्या कर रहे थे, इनकी एक आवर्त थी, ठीक ना, यह अपने आवर्ती को बार बार रिपीट कर रहे थे। जैसे 3 7 था, अपने आप को 3 7 1 था, यह अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा था। लेकिन यहाँ अनावर्ती में आप देखेंगे, अनावर्ती में क्या होता है 0.4587362, मतलब ये आपके क्या नॉन रिपीटिंग है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही हैं, ठीक ना। ये अनावर्ती, इनका कोई आवर्त नहीं हो रहा है, अपने अनावर्ती रूप में अनंत तक चले जा रही हैं, और क्या है अशांत भी हैं, ठीक ना। ये शांत भी नहीं हो रही हैं और साथ ही साथ क्या हो रही हैं रिपीट भी नहीं कर रही हैं, इसलिए इनको कहा गया नॉन रिपीटिंग या फिर अनावर्ती, ठीक। ऐसे यहाँ लिखा गया है 0.873125 यानी दशमलव के बाद ये संख्याएँ आपकी अशांत तो हैं, ठीक ना, ये संख्याएं अशांत तो हैं, निशांत नहीं हैं, और ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह श्रेणी में आती हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना। जैसे किसी आप अंक को काटेंगे तो आप देखेंगे, जैसे हमने आपको दिखाया 10/3, तो यह जो है 3 3 3 अपने आप को रिपीट कर रहा था। ऐसे कोई संख्या को और आप काटेंगे, देखेंगे 2 अंक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, 3 अंक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ऐसे आप किसी संख्या को और काटेंगे, वहाँ देखेंगे कि वह संख्या जो है दशमलव के बाद कटती चली जा रही है, अलग अलग संख्याओं से कटती चली जा रही है, वह पूर्ण रूप से कट नहीं रही है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, यहाँ आपका लिखा गया है इनरेशनल नंबर, ठीक ना। क्या लिखा गया है अप्रमेय संख्याएं। व्हाट इज अप्रमेय संख्याएं, व्हाट इज प्रमेय संख्याएं, ठीक ना। तो यहाँ भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है। जैसे आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा पाई का सिंबल दे करके पाई क्या है, पाई का मान दे करके 22/7 यह क्या है, पाई का मान दे करके 180 अंश यह क्या है, पाई का मान दे करके आपसे पूछ लेगा, ठीक ना। यहाँ आपसे बहुत क्वेश्चन काफ़ी बार बने हुए हैं, तो आपको सारे चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान देते हैं, देखिए लिखा गया है अप्रमेय संख्या। तो देखिएगा यहाँ अप्रमेय संख्या में लिखा गया है P/Q के रूप में लिख सकें Q = 0, यानी Q का मान 0 हो सकता है, वह आपके प्रमेय संख्या, वह आपके अप्रमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखा गया है रेशनल नंबर, यानी क्या लिखा गया है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या का मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक ना, और Q का मान क्या हो, 0 ना हो, ठीक। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 ना हो, वह हमारी क्या कहलाती हैं प्रमेय संख्या कहलाती हैं। इतना बताना आपके लिए गलत हो सकता है, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछा कि प्रमेय संख्याएं होती क्या हैं, रेशनल नंबर होते क्या हैं, तो आप बताते हैं वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान क्या हो,
और q का मान क्या हो, 0 ना हो, यही तो आप बताते हैं। लेकिन आप अगर यह बताते हैं तो आपकी परिभाषा क्या होती है, अपूर्ण मानी जाएगी। यहाँ एक चीज़ और लिखा गया है, p और q दोनों क्या हों, इंटीजर हों, ठीक ना, दोनों क्या हों, इंटीजर होने चाहिए। अब आपकी परिभाषा पूरी सही होती है, यानी p और q दोनों क्या हों, इंटीजर नंबर हों, ठीक ना। तो यानी हमने बताया अप्रमेय में क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q का मान 0 हो सकता है, हमारी संख्या अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, q डज नॉट 0 और p एंड q दोनों इक्वल हों, दोनों क्या हों, इंटीजर हों, ठीक ना। यहाँ आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कुछ आपका लिखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा गया है 1/1। आपसे पूछें कि 1 क्या है, तो यानी अगर हम आपसे सिंगल एक कोई मतलब संख्या देखकर पूछ रहे हैं कि आपसे पूछें कि 5 क्या है, ठीक ना, 5 क्या है, तो आप कहेंगे प्रमेय है। तो कुछ लोग कहेंगे कि प्रमेय कैसे है, प्रमेय तो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के अपान में यानी हर में 1 लगा सकते हैं, यानी किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग देंगे तो वह संख्या खुद ही प्राप्त होती है। इसलिए इसको हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं, q डज नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं है, और इसलिए जो हमारा क्या है, रियल नंबर है, यानी प्रमेय संख्या है। तो 1/1 हमने p/q के रूप में डिनोट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रमेय। इस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा गया है 2/7, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा गया है 4/9। ये सब हमारी संख्या क्या है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है 673/524। यह भी क्या हमारा प्रमेय संख्या है। यानी प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में डिनोट कर सकें, q डज नॉट 0 एंड p एंड q क्या हों, हमारे इंटीजर नंबर हों। इसी प्रकार से अप्रमेय की बात करें तो अप्रमेय क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, q का मान 0 हो सकता है। यानी जैसे देखिएगा √7, ठीक ना, √7 की बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, अप्रमेय होता है। √2 की बात कर लेते हैं, देखिए इनका हम वर्ग नहीं, इनका हम क्या कर सकते हैं, इनका हम स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात कर सकते, इनका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वे संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं, यानी अंडर रूट के अंतर्गत वे संख्याएं जिसका हम रूट ना ज्ञात कर सकते, भी हमारी संख्याएं क्या होती हैं, अप्रमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ लिखा गया है √7, √2, रूट का 11, या फिर पाई का सिंबल दे करके आपसे पूछ ले कि व्हाट इज पाई, क्या रेशनल या फिर इनरेशनल नंबर, तो आप कहेंगे कि पाई, यह जो पाई लिखा है, चाहे वो पाई शब्दों में लिख कर आए, चाहे पाई का सिंबल देकर पूछे, तो आप कहेंगे कि पाई एक हमारी क्या है, अप्रमेय संख्या है, ठीक ना। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई का मान दे देता है, तो हम क्या लगाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सारे छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। देखिएगा, जैसे हम बात कर लेते हैं रूट में 3 का मान होता है 1.732, ठीक ना, क्या हो गया, 1.732 तक, मैंने दशमलव के बाद आसान लेकर इन्फिनिटी टर्म तक जा रही हैं, इसलिए इसका मान, यानी इसका मान पूरा जो है पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए √3 क्या हो गया, यानी इसका हम जो है स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गया, अप्रमेय संख्या हो गई, ठीक ना। अब बात करते हैं √2 की। √2 का मान होता है 1.414। ऐसे आप काटेंगे देखेंगे यह भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका भी मान हमको पूरा नहीं प्राप्त होता है, इसलिए यह भी हमारा क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगी। देखिएगा, पाई का मान जो था 22/7 हमको लिखा मिलता है, और हम पाई के मान को 22/7 मान को जो है हम अपने मैथ वाले लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 पूरे रूप से सही नहीं है फिलहाल, तब भी हम इसका हम प्रयोग करते हैं क्योंकि गणितज्ञों ने ये हमको दिया है। भी आपसे पाई का सिंबल दे देते हैं, क्या है, एक अप्रमेय है, लेकिन पाई और बराबर लिख दे 22/7, तब यहाँ आपका जो पाई कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन इक्वल अगर सही माना जाए तो पाई का मान 22/7 इक्वल हो ही नहीं सकता, लेकिन फिलहाल हमको वैज्ञानिकों ने दिया है, गणितज्ञों ने दिया है, इसलिए हम इसको मानते हैं। रियल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं। पाई का सिंबल दे तो अप्रमेय, पाई का मान दे 22/7 तो क्या होता है, प्रमेय होता है, ठीक। देखिएगा, अब ये है क्या, पाई का मान जो 22/7 होता है, इसके जो है लगभग होता है, नियर अबाउट होता है, ठीक ना, बराबर कभी नहीं होता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, पाई का मान आपको देता है 3.1416। यह भी क्या, अगर दे दे पाई का मान 3.1416, तो यह भी क्या होता है, अप्रमेय होता है, क्योंकि यह भी जो है अनंत तक ऐसे चला जाता है, यह हमको पूरा का पूरा मान नहीं देता है। आप काट कर देख लीजिएगा 22/7 को, आपको पूरा नहीं मिलने वाला है, इसलिए यह भी क्या होता है, आपका अप्रमेय संख्या कहलाती है।
ठीक, बात करते हैं यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे गए हैं, प्रमेय की बात कर लेते हैं और अप्रमेय की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक ना, जो अभी हमने पढ़ा पीछे और ऊपर कि क्या पढ़ा अभी हमने, जैसे हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक ना, जो हमने अभी पढ़ा पीछे रिपीटिंग नंबर और आप जो पढ़ रहे थे टर्मिनेटिंग नंबर, यह दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके प्रमेय संख्या होती हैं। यह दोनों के दोनों क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये आपके रिपीटिंग नंबर हैं, यह भी क्या होता है, प्रमेय होता है। ठीक, कैसे प्रमेय होता है हम आगे आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, क्या रीजन है प्रमेय होने। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम आपको वे सभी बताएंगे कि क्या कारण है ऐसा होता है, क्या कारण होता है ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आप धैर्य बना के रखिएगा। तो यहाँ इसलिए जो है इसको हम प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं आगे बताएंगे, ठीक ना, किस तरीके से कहते हैं सिद्ध करके आगे दिखाएंगे। अप्रमेय की बात कर लेते हैं, तो जो आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो आपका नॉन रिपीटिंग होता है, आसान दशमलव जो होता है, ये हमारा क्या होता है, अप्रमेय होता है। और रिपीटिंग और साथ में साथ जो आपका था टर्मिनेटिंग, दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय में टर्मिनेटिंग, ठीक ना, यानी आपका जो था शांत दशमलव और यहाँ क्या है आपका अशांत आवर्ती, यह दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, ठीक ना। अभी तो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बात को सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। बात करते हैं अप्रमेय की। तो अप्रमेय में जो होता है, ये आपके जो होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल आपके आते हैं, यानी यह वाला पार्ट जो होता है, यह आपका क्या कहलाता है, अप्रमेय कहलाता है। ठीक, लेकिन यह जो होता है यह प्रमेय होता है। कैसे होता है हम आगे, जैसे आप कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग में यह भी आता है, यह भी आता है, तो आप इसको क्यों जो है आप इस पूरे को क्यों नहीं कह रहे हैं प्रमेय, क्यों इसके खाली एक पार्ट को आप जो है प्रमेय कह रहे हैं, एक पार्ट को अप्रमेय कह रहे हैं, क्या रीज़न है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे अगले क्लास में। ठीक, अब इसके अगले वाले वीडियो में बात करेंगे कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। ठीक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जीरो क्या होता है, ठीक ना, जीरो सम है कि जीरो विषम है, एक भाज्य है कि अभाज्य है, अगर अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है तो क्या रीजन है, जीरो अगर जीरो है तो कैसे है, सारी चीज़ें हम सिद्ध करते हुए आपको लेकर चलेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा, इंटीजर यानी हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा पूर्णांक क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा गया है नेगेटिव, ठीक ना, क्या लिखा गया है, नेगेटिव, जिसे आप समझते हैं नकारात्मक। यहाँ लिखा गया है नॉन नेगेटिव, इसका मतलब आपका क्या होता है, पॉजिटिव संख्याएं, यानी क्या, धनात्मक संख्याएं। और साथ ही साथ क्या आपका होता है, जीरो, ठीक ना, यानी सभी संख्याएं जीरो को शामिल करके यानी जितने भी आपके नंबर होते हैं, जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसमें जीरो को जोड़ लीजिए, वे आपकी सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और एक बात, दूसरी बात, पूर्णांक संख्याएं जो आपकी होती हैं वे आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक ना, यानी सभी संख्याएं अनंत तक, ऋणात्मक को भी अनंत तक ले जाइए और धनात्मक को भी अनंत तक ले जाइए, और साथ ही साथ जीरो को भी काउंट करिए। यह जितने भी यह आपकी जो श्रृंखला होती है, ये सब के सब क्या कहते हैं, इंटीजर कहे जाते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा गया है, देख रहे हैं आप, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और यहाँ आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आपके जो होते हैं वे क्या होते हैं, इंटीजर की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। और आप यहाँ बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं कि जीरो को हमने जो है धनात्मक की श्रेणी में रखा है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि जीरो सम है या फिर विषम है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है होल नंबर, ठीक ना, क्या लिखा गया है, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। क्या होते हैं, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, सारे नेचुरल नंबर, ठीक ना, जितने नेचुरल नंबर होते हैं आपको पता है, सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना। उसमें अगर जीरो को काउंट कर लिया जाए तो वह पूरी की पूरी श्रृंखला इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, यानी जीरो से लेकर सारे नेचुरल नंबर ये सभी के सभी अनंत तक चले जाएं, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में भी जीरो शामिल होता है, लेकिन पूर्णांक में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। वास्तव में नेचुरल नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। बात करते हैं आगे, यहाँ लिखा गया है आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं,
ठीक ना। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हमने आपको अभी बताया, सारे मतलब जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी प्लेस वैल्यू को हम काउंट करते हैं, वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी जहाँ से हमारी गिनती प्रारंभ होती है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी अनंत तक, इन्फिनिटी तक, वे सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। ये यहाँ तक बातें हमने बहुत ही आराम से समझ ली है। अब बात करते हैं क्या, इंटीजर्स, ठीक ना। अब बात करते हैं जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक। अब इसी को हम 2 भागों में और बांटते हैं। इंटीजर नंबर्स को ही क्या होता है, एक आपका सम नंबर यानी जिसको अंग्रेजी में इवन संख्या कहते हैं, और दूसरा होता है विषम, जिसको अंग्रेजी में हम ऑड कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ठीक। यहाँ पर भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, क्योंकि सम विषम अभाज्य और भाज्य में, इस चारों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, लिखा गया है डिविजिबल बाई 2, यानी वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक ना। ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाती हैं। और बात करते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर, वे क्या होती हैं, नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्या आपकी सम संख्या कहलाती हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ तक बात हो गई। इंटीजर को हमने 2 भागों में बांटा, एक सम हो गया, एक आपका विषम हो गया, और हमने बताया सम क्या होता है और विषम क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का मतलब वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब 2 से कटने वाली, चाहे वह ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक, ठीक ना, चाहे आपकी ऋणात्मक संख्या हो चाहे आपके धनात्मक संख्या हो, वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है, ठीक ना। साथ ही साथ यहाँ 0 भी शामिल होता है। तो हमने क्या आपको बताया, यानी सम संख्या में वे संख्याएं जो 2 से कटती हैं, ठीक ना, चाहे वे आपकी ऋणात्मक हो चाहे आपके धनात्मक हो, वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं -2 मतलब 2 तो एक धनात्मक संख्या, 2 तो जो है धनात्मक है और ये क्या है, सम भी है। लेकिन कई बार लोग पूछ लेते हैं -2 -4 -6 -8, तो कई बार लोग जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माइनस दिया है तो क्या बताएं। तो आप आज के बाद कभी मत कन्फ्यूज होइएगा। धनात्मक संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, जितनी भी संख्याएं 2 से कटती हैं, सारी की सारी संख्याएं आपकी इवन नंबर होती हैं, चाहे वे आपके नेगेटिव हों चाहे आपके पॉजिटिव हों, ठीक। उसी प्रकार से ऑड वाले में क्या होता है, वे सभी संख्याएं, ठीक ना, जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक ना, 2 से ना कटने वाली वे सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। वह चाहे आपकी पॉजिटिव हों चाहे आपकी नेगेटिव हों, सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या होती हैं। चलिए यहाँ एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो है ऑड और ऑड का योग क्या होता है और ऑड का अंतर क्या होता है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा गया है, अगर दोनों संख्याएं आपकी क्या हों, ऑड नंबर हों, ठीक ना, क्या हों, विषम नंबर हों, दोनों संख्याएं विषम नंबर हों, अगर विषम संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए, ठीक ना, चाहे दोनों विषम संख्या हों, दोनों को चाहे हम जोड़ दें चाहे हम घटा दें, तो हमको क्या मिलने वाला है, इवन नंबर मिलने वाला है। अभी पहले इस चीज़ को आप पूरा देख लीजिए, इसके बाद हम जो है अंक की सहायता से आपको समझाएंगे, ठीक। तो पहले हमने क्या बताया, दोनों विषम संख्याएँ हों, ठीक ना, 2 विषम संख्या हों, दोनों को चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, उनका जो आपको रिजल्टेंट प्राप्त होने वाला है, जो रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, वह हमेशा क्या होगा, इवन होगा, यानी सम संख्या ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं, एक ऑड हो और एक इवन हो, यानी एक आपकी विषम संख्या हो और एक आपकी सम संख्या हो। अब चाहे उसको जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक ऑड नंबर ही, यानी एक विषम संख्या ही प्राप्त होने वाली है, ठीक। इसी प्रकार से अगर दोनों संख्याएं आपके सम हों, यानी दोनों संख्याएं आपके इवन नंबर हों, दोनों सम संख्या हों, अब उनको चाहे आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, एक इवन नंबर ही प्राप्त होने वाला है, ठीक ना। इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं, ठीक। अब देखिएगा, यह हो गया आपका जोड़ और
घटाने के सेंस में। अब गुणा के सेंस में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। गुणा के सेंस में क्या होता है, अगर दोनों संख्याएं आपकी क्या हों, आड़ हों, ठीक ना, दोनों ही संख्याएं आपके अगर आड़ हों तो आपको क्या मिलेगा, आड़। यानी दोनों संख्याएं अगर आपके क्या हैं, दोनों संख्याएं अगर आपको विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होने वाला है वह भी विषम संख्या ही प्राप्त होती है। बहुत बार यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बने हुए हैं, ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन बना हुआ है कि दो सम संख्याओं का गुणा क्या होगा, दो विषम संख्याओं का गुणा क्या होगा, एक सम एक विषम हो तो गुणा क्या होगा। ऐसे आपको जोड़ और घटाने के सेंस में भी बनाया गया है क्वेश्चन। तो ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान से जो है याद करके रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं अगर आपका एक आड हो और एक इवन हो, ठीक ना, एक आड हो और एक इवन हो, यानी एक आपका विषम हो और एक सम हो, इनका अगर गुणा किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, यानी सम संख्या मिलेगी। क्यों, इसके पीछे रीजन है कि जब भी आपको एक सम संख्या मिलेगी, इसका मतलब सम संख्या 2 से कटती है, तो जो आपको अगली जो संख्या विषम वाली आने वाली है, यानी जो आपको सम संख्या एक है उसमें 2 तो 100% तय होगा, ठीक है। अगर सम संख्या है तो 2 तय होगा, उसके बाद 2 से आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वह हमेशा क्या मिलता है, एक सम संख्या ही मिलता है। ठीक, इसी प्रकार से बात करते हैं आपका इवन नंबर और इवन नंबर, यानी दो अगर सम संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह भी क्या होता है, सम ही प्राप्त होता है, यानी इवन ही प्राप्त होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इनको जो है, इन सभी पॉइंटों को हम दूसरे पेज पर आपको जो है अंक की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, हमने अभी आपको बताया दो अगर विषम संख्या हो तो क्या मिलने वाला है। देखिएगा 5 आपका विषम है, ठीक, और आपका 3 भी विषम है। अब 5 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलने वाला है, हमने आपको बताया था अगर दोनों आपके क्या हों, दोनों ही आपकी कैसी संख्याएं हों, दोनों ही आपकी विषम नंबर हों, तो आपको जो मिलता है वह क्या मिलता है, रिजल्ट सम मिलता है, यानी क्या मिलने वाला है, 8। ठीक, आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, 1 और 3 को जोड़िए, यह भी आपका विषम है, यह भी विषम है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, एक सम संख्या ही आने वाली है। ठीक, यह तो हो गया पहला केस। ठीक, दूसरे में हमने आपको बताया कि अगर एक नंबर आपका सम हो और एक नंबर आपका विषम हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वह क्या मिलता है, विषम मिलता है। ठीक, यह आपका क्या है, सम है और क्या है आपका विषम है, जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वह क्या मिलने वाला है, एक विषम संख्या ही मिलने वाला है। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात कर लें कि अगर दोनों संख्याएं आपकी सम हो, यानी एक 2 है और एक 4 है, यानी यह भी सम है और यह भी सम है, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक ना, अगर जोड़ा जाए तो आपको रिजल्ट मिलता है क्या, एक सम संख्या ही मिलती है। ठीक ना, इन सभी पॉइंटों को हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक, और अगर आप बात कर लें, ये तो हो गया जोड़ के सेंस में, ठीक ना, ये आपके क्या हो गया, जोड़ के सेंस में। घटाने के सेंस में अगर बात कर लें तो हमने आपको बताया कि अगर दो संख्याओं को आपस में घटाया जाए, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में घटाया जाए, ठीक ना, चाहे 5 - 3 करिए, ठीक ना, यह भी आपका विषम है, यह भी आपका विषम है, फिर भी आपको क्या मिलने वाला है, सम संख्या ही मिलने वाली है। अर्थात इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि चाहे आप जोड़ रहे हों, ठीक ना, चाहे आप जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हों दो विषम संख्याओं को, तो जो रिजल्ट मिलता है क्या मिलता है, रिजल्ट एक सम संख्या ही मिलती है। ठीक ना, तो चाहे आप 3 - 5 करें तब भी आपको जो है -2 मिलेगा, यानी यह भी क्या है, एक सम संख्या है। हमने आपको पीछे बताया था कि चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, अगर 2 से संख्या कट रही है तो वह संख्या सम संख्या होती है। ठीक, यह बात हुआ, यानी दोनों संख्याएं क्या है, आपके विषम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगर दोनों आपके क्या हों, सम हों, दोनों अगर सम हों तो भी आपको क्या मिलने वाला है, सम मिलने वाला है। हमने आपको बताया था, ठीक, हमने आपको बताया था, ये 8 भी आपका सम है, 6 भी आपका सम है, और दोनों का अंतर निकाला गया, दोनों को घटाया गया, जो संख्या आपको प्राप्त हुई, जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ वह क्या है, आपका सम संख्या ही है। ठीक, चाहे आप 6 - 8 करें तब भी आपको -2 मिलेगा, यह भी क्या है, सम संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं, दोनों संख्याएं आपकी क्या हों, यानी एक संख्या विषम हो और एक संख्या सम हो, यानी 8 और -5 ले रहे हैं, यह आपका सम है, यह आपका विषम है, तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला हमने बताया था वह विषम मिलता है, यानी 8 में से 5 चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 3 एक विषम संख्या मिलेगी। चाहे आप 5 - 8 करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और हमने ये भी बताया अगर 2 से संख्या नहीं कट रही है, चाहे अब धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वह क्या होती है, विषम संख्या होती है। इतना बात क्लियर हुआ होगा, आशा करते हैं। अब गुणे के सेंस में चलते हैं। तो हमने बताया अगर दो सम संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें
2 भी सम है और 4 भी सम है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वह भी क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। ठीक है, अभी तक भाग के सेंस में क्वेश्चन नहीं बना है, तो सिर्फ जोड़, घटाना और गुणे के सेंस में ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक ना, इसी से आपके डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपने देखा कि अगर 2 सम संख्याओं का आपस में गुणा करें तो रिजल्टेंट आपको जो प्राप्त होने वाला है वह भी एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, अगर दोनों संख्याएं क्या है, अगर आपकी एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या क्या हो, विषम हो, एक संख्या सम हो और दूसरी विषम हो, तब भी हमने आपको बताया कि जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक ना, वह भी क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपका दोनों संख्याएं क्या हों, विषम हों, ठीक ना, जैसे आपका 3 गुणे 5 तो क्या मिलेगा आपको 15, यानी यह भी विषम था, यह भी विषम था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा वह भी विषम ही मिलेगा। तो हमने आपको बहुत ही आराम से समझाया कि 2 सम संख्याओं का गुणा सम मिलता है, एक सम हो एक विषम हो तो भी सम मिलता है, अगर दोनों आपके विषम हो तो आपको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ये था गुणे के प्रोडक्ट। ठीक ना, यानी आपका मल्टीप्लाई का यह प्रोडक्ट था। तो आशा करते हैं यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यही बात कर लेते हैं आपको जीरो को लेकर के, जीरो एक सम संख्या है कि विषम संख्या। ठीक ना, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीरो क्या है, तो हमने आपको बता दिया कि जीरो एक सम संख्या है। तो आप कहेंगे कि सिद्ध करके दिखाइए कि जीरो सम संख्या है कैसे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वे सभी पॉइंट आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ऐसा इसलिए है और ऐसा इसलिए नहीं है, यह कारण इनके पीछे क्या है उसको हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि जीरो एक सम संख्या है तो क्यों है, आइए देखते हैं। हमने पीछे अभी पढ़ा कि सम संख्याओं का योग सम मिलता है और विषम का योग विषम मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, क्या हमने बताया कि अगर सम संख्या है और यह भी सम संख्या है तो इनका योग जो मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, सम मिलने वाला है। ठीक, और हमने बताया अगर एक आपका विषम है और दूसरा आपका सम है तो भी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। ठीक, तो बहुत ही आराम से समझिएगा। अब इस चीज़ को देखिएगा, अगर जीरो को अगर हम माने कि सम, हमने बताया कि जीरो एक सम संख्या है, तो देखिएगा अगर सम है तो इसके साथ अगर एक सम संख्या जोड़ दे रहे हैं तो हमको रिजल्ट सम मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर जीरो सम है तो सम के साथ सम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, एक सम संख्या ही मिलती है। अगर जीरो विषम होता तो इसके साथ सम संख्या जोड़ने पर तो हमको रिजल्ट यहाँ जो मिलने वाला था वह क्या मिलने वाला था, वह हमको विषम मिलता। ठीक ना, तो इससे सिद्ध हुआ कि जीरो एक सम संख्या यानी सम के साथ सम जोड़ते हैं तो सम मिलता है। ठीक ना, अगर यह जीरो विषम होता तो विषम के साथ सम जोड़ते तो यहाँ हमको विषम मिलना चाहिए था। ठीक ना, जबकि मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है और 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो यह सिद्ध करता है कि जीरो एक क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। ठीक, अगर आप और हमने आपको बताया कि दोनों विषम संख्याओं का योग, ठीक ना, अगर यह भी आपका विषम है और आपका यह भी आपका विषम है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, वह आपका सम प्राप्त होता है। ठीक ना, यह चीज़ भी हमने आपको बहुत आराम से समझाई थी। तो देखिएगा, अगर एक हम विषम संख्या 3 ले रहे हैं, अब दूसरी संख्या है 0 ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि 0 विषम संख्या है, तो अगर दोनों विषम संख्या हैं तो हमको रिजल्ट जो प्राप्त होना चाहिए, हमको सम प्राप्त होना चाहिए। जबकि 3 एक विषम है और 0 को हमने विषम माना, ठीक ना, तो हमने देखा कि क्या हमको मिल रहा है, एक विषम संख्या ही मिल रही है। ठीक, क्या मिल रही है, एक विषम संख्या मिल रही है। इसलिए सिद्ध होता है कि यह संख्या जो है क्या है, ये सम संख्या है। ठीक ना, यानी सम संख्या यानी कब विषम आपको मिलता है, कब विषम मिलता है, जब एक आपका क्या हो, विषम हो और एक आपका सम हो, तब जाकर के क्या मिलता है आपको, एक विषम संख्या मिलती है। ठीक, इसलिए सिद्ध होता है कि जीरो क्या है, सम संख्या है। ठीक, आशा करते हैं जीरो के बारे में पूरी जानकारी आपको हमने दिया है कि जीरो सम है कि विषम है, क्यों है, यह भी हमने आपको समझा दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है नेचुरल नंबर। ठीक ना, क्या लिखा गया है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हमने आपको अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनने वाली अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, 1 से जो स्टार्ट है और अनंत तक चली जाए, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक, तो हमने नेचुरल नंबर आपको बताया। ठीक ना, अब हम नेचुरल नंबर में आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक ना, क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं और क्या होते हैं,
भाज्य संख्याएं। देखिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और भाज्य के कितने क्वेश्चन बनते हैं और अभाज्य के कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी बहुत ही आराम से हम आपको समझाएंगे। आप बहुत ही आराम से इत्मीनान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, साफ साफ लिखा गया है टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। यानी अगर बात कर लें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वह संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और एक से कटें, ठीक ना। वे सभी संख्याएं जो एक से कटती हों और खुद से कटती हों, वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो आप समझिएगा, अगर कोई संख्या है तो उसकी अगर अपने से कट रही है और एक से कट रही है तो उसके कितने फैक्टर हुए? उसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका क्या है? 2 है, ठीक ना। 2 कितने से कटता है? 1 से कटता है, और 2 किससे कटता है? 2 से कटता है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। तो यानी वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक ना, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि वे संख्या जो खुद से कटे और एक से कट जाए, वे संख्या आपकी क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है, यानी और किसी संख्या से ना कटे, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है 2, 3, 5, 7 ETC, ठीक ना। इस चीज़ को हम आपको दूसरे पेज पर समझा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत छोटा लिखा गया है। दूसरे पेज पर आप समझने का प्रयास करिएगा। अभाज्य और भाज्य हम कहते किसे हैं? तो हमने बताया कि अभाज्य के ओनली यानी केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आपने लिया 2 को आपने देखा 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, यानी 2 सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से कटता है, यानी 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ठीक ना। इसलिए आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, यानी 2 के कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। पहले आप अभाज्य के बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा, ठीक। अब अगला आता है आपका, इसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें तो एक संख्या आपकी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ठीक, 7 हो गई, 11 ETC, ठीक ना। इस प्रकार से वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, यानी वो संख्या स्वयं से कटे और एक से कट जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। अब भाज्य में देखिएगा, वे संख्याएं जो एक से भी कटें, स्वयं से भी कटें, इसके अलावा किसी अन्य से भी कट जाएं, वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक। तो समझिएगा, वे संख्याएं जिनके कम से कम, ठीक ना, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, ठीक ना, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अब 3 से अधिक हो गए, 3 से मोर देन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो होनी ही चाहिए, तभी वह जो है भाज्य की श्रेणी में काउंट होता है। जैसे आप 4 ले लीजिए, ठीक ना। 4 की अगर आप बात करते हैं तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। तो इसके कितने हो गए? कम से कम 3 फैक्टर तो संभव ही हैं, यानी अभाज्य कहलाने का उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ अधिकार है जिनके कम से कम 3 हों या फिर 3 से अधिक हों, तो इसकी श्रेणी में जो आते हैं वे कौन आते हैं? जैसे आपका हो गया 4, आपका हो गया 6, आपका हो गया 8, 9, ठीक, 10, ये सभी के सभी क्या है? आपके भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक ना। तो कई बार सबको कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या होती हैं। अब यहाँ समझिएगा, ऐसे एंड से अंत तक ये संख्याएं चलती रहती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको आप समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिएगा, अभाज्य संख्या की बात कर लें तो क्वेश्चन पहला बनता है, अभी 1 को छोड़े रहिएगा, ठीक ना। अभी आप 1 को छोड़े रहिए, 1 भाज्य क्यों नहीं है, 1 अभाज्य क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा हमने कहीं पर भी जो है एग्जाम्पल के रूप में भाज्य और अभाज्य में 1 को नहीं लिया है, तो 1 को हम आपको आराम से समझाएंगे कि 1 क्यों नहीं है, ठीक। बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन अभाज्य की श्रेणी से क्या आता है कि जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत आराम से क्वेश्चन सुनिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। ठीक, और आपको दूसरा क्वेश्चन यहीं से पुटअप करता है कि सबसे छोटी, ठीक ना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आपका आंसर जो बनने वाला है वह भी आपका आंसर क्या बनता है, 2 बनता है। 2 क्वेश्चन हुए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह भी 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वह भी क्या है, 2 होता है। ठीक, अब पूछता है यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी वह संख्या बताइए जो विषम संख्या है, यानी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक ना, क्या होती है, 3 होती है, यानी और वैसे सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 2 होती है, और सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। 3 क्वेश्चन हुए आपके। तो चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक ना, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है। ठीक ना, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, सबसे छोटी तो बता सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता सकते। ठीक, आपके 4 क्वेश्चन हुए। देखिएगा, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या जो 1 अंक की है, अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 1 अंक की है वह कौन सी है, 7 है। ठीक ना, कौन सी है, 7 है। और सबसे छोटी पूछ ले आपसे 2 अंक की, 2 अंक की कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो है आपके अभाज्य से क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप बने रहिए, हम उसको जो है क्लियर करना चाहेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा भाज्य के बारे में देख लेते हैं, भाज्य में क्या होता है। तो देखिए, भाज्य में पहला क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर लें तो कौन होता है, 4 होता है। ठीक ना, 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बनता है कि सबसे छोटी, ठीक ना, सबसे छोटी कौन सी विषम अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, 9 आपका क्या है, विषम है, 9 आपका क्या है, विषम है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। यानी सबसे छोटी विषम और भाज्य संख्या कौन है, 9 है। तो आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। ये आपके इतने क्वेश्चन क्लियर हुए। और एक चीज़ समझिएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7, यही 3 संख्याएं हैं। ठीक ना, यही 3 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना, ये तीनों जो हैं लगातार अभाज्य संख्याएं आपके हैं। ठीक ना, इनके अलावा और कोई संख्या 3 लगातार अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, यह तीनों क्या हैं, आपके लगातार हैं। ठीक ना, यानी एक मतलब सेम अंतराल पर हैं, और तीनों के तीनों आपके क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। और ठीक तीनों के तीनों क्या हैं, विषम संख्या भी हैं। ठीक ना, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, वह 3 संख्याएँ कौन सी हैं जो लगातार हैं, जिनका अंतर सेम है, वे कौन कौन सी 3 संख्याएं हैं। तो आपका आंसर होगा 3, 5, 7। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यह लेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो आप बने रहिए। ठीक ना, देखिएगा, अब बात करते हैं जीरो को लेकर के। ठीक ना, अब बात करते हैं जीरो को लेकर के कि जीरो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 और 1, ठीक ना, 0 और 1 यह दोनों की दोनों संख्या जो है ना तो भाज्य हैं, ठीक, और ना ही अभाज्य हैं। ठीक ना, क्या है, ना तो ये भाज्य हैं, ना तो ये अभाज्य। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 0 और 1 क्या है, तो आप कहेंगे 0 और 1 भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि इनके जो फैक्टर हमने अभी आपको समझाया, यानी अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर चाहिए। ठीक ना, अगर 2 से अधिक है तब भी अभाज्य नहीं है, अगर 2 से कम है तब भी अभाज्य नहीं है। यानी अधिक हुआ तब भी अभाज्य नहीं है, कम हुआ तब भी अभाज्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यानी केवल 2 फैक्टर होते हैं अभाज्य होने के लिए। ठीक, अब भाज्य के लिए हमने बताया कम से कम 3 हो, अधिक कुछ भी हो सकता है। तो देखिएगा, 1 को जो है हम क्यों भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं मानते हैं। तो 1 अगर आप देखें तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से करता है, इसके कोई और अदर फैक्टर नहीं है। ठीक ना, 1 का कोई अदर फैक्टर नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर है। तो आपने देखा कि भाज्य होने के लिए कम से कम 3 चाहिए और अभाज्य होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। ठीक, और 1 के क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक ना, ना तो 1 जो है 2 को पूरा करता है, ना तो 1 जो है 3 को पूरा करता है, इसलिए 1 किसी की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए आपको साफ साफ ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 ना तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं। आशा करते हैं आपको यह फैक्ट जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हम आपको समझा ले गए होंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आपके मन में जितने भी मतलब डाउट बनते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो आप उसको दबा के रखिएगा। ठीक, क्योंकि
आगे हम आपको जो है धीरे धीरे लेक्चर में उन सभी आपके अंदर जागृत होने वाले सारे जो है जो आपके अंदर जागृत होने वाले मतलब क्वेश्चन होंगे सबको हम जो है शांत करते चलेंगे। आपको पूछने का मौका हम नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूछने से पहले आप उसको थोड़ा सा दबा के रखिएगा, आने वाले समय में उसको हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। तो आपको लगेगा कि हाँ हम ये पूछना चाह रहे थे लेकिन सर ने इस चीज़ को पहले हमको बता दिया, ठीक। देखिएगा अब आगे क्वेश्चन बनता है, उनको हम देखते हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस 2 लाइन और देख लेते हैं, इसके बाद आगे का लेक्चर आगे कवर करेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा गया है 1 से 20 तक प्राइम नंबर, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए, इन चीज़ों को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा और खुद से निकालने का प्रयास करिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपसे बन जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। पूछ लेता है 1 से 20 तक प्राइम नंबर, ठीक ना, 1 से लेकर के 20 तक के वे सभी आपको अभाज्य संख्याएं बतानी हैं। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, आप निकाल लीजिएगा। 8 होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक। आपके टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 8 संख्या होंगी। तो 1 से 20 तक कितने नंबर होते हैं? डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दे करके 8, 7, 5, 6, 4, तो आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक। यहाँ लिखा गया है 1 से 50 तक, ठीक ना, 1 से 50 तक। तो लिखिएगा प्राइम नंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक। इनको आप डायरेक्टली याद करके रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 से 75 तक कितने होते हैं? 21 होते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 21 होते हैं। और यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक ना। 1 से 100 तक प्राइम नंबर की बात करें, नहीं अभाज्य संख्या की बात करें, तो कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आप निकालना चाहें तो देखिएगा उसके लिए एक फार्मूला होता है। प्राइम नंबर कितना होता है? 6k + -1 के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना, यानी प्लस माइनस के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा, यानी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। उस चीज़ को हम दूसरे पेज पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 6k + -1, देखिएगा आपको पता है कि 17 एक क्या है हमारा? 17 एक क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो हमने आपको बताया 6k + -1, यानी इसको आप 6k के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 6 × 18, ठीक। 6 × 18 यानी हमने k की वैल्यू क्या रखी? 3 रखी। तो क्या हो गया? 6 × 18 और प्लस माइनस यानी माइनस का 1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 17। और 17 क्या हमारा एक अभाज्य नंबर है, ठीक ना। 17 क्या है? एक हमारा अभाज्य नंबर है। इसी तरीके से आपको पता है कि हमारा 23 होता है। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। आप लिखना चाहेंगे 6 चौक 24, यानी k का मान 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा k का मान 4, नहीं 6 चौक 24 और -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। और 23 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक। इसी प्रकार से आप बात करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ 11 आपको पता है तो 6 और k का मान 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 माइनस का 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। ऐसे आपको प्लस रखने पर भी कहीं कहीं आपको वैल्यू मिलती है। तो यानी आपको अगर जानना चाह रहे हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है तो आप 6k + -1 के रूप में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्राइम नंबर कितने भेद होते हैं तो यहाँ हम आपको बताएंगे। एक आपका होता है सहअभाज्य, एक आपका होता है अपेक्षित अभाज्य और दूसरा होता है ट्विन नंबर, ठीक ना। यह क्या होते हैं? इनके बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है प्राइम नंबर, ठीक ना, प्राइम नंबर जिसको हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके बारे में तो हमने आपको पीछे बता रखा है, ठीक। तो देखिएगा इसको हमने बांटा है 3 भागों में। एक आपका होता है सहअभाज्य, को प्राइम नंबर, ठीक ना, अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। एक होता है रिलेटिव, ठीक ना, यानी अपेक्षित, ठीक ना, क्या है? अपेक्षित अभाज्य संख्या। और तीसरा आपका होता है ट्विन नंबर, ठीक। तो पहला लिखा गया है सहअभाज्य संख्या। तो बहुत ही आराम से देखिएगा कि सहअभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा गया है सहअभाज्य संख्या जो होती हैं उसका HCF यानी मासा जो होता है वह हमेशा क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है 5 और 7। क्या लिखा गया है? 5 और 7। और यहाँ लिखा गया है 3 और 5। तो आप देख पा रहे हैं 5 और 7 या फिर आप देख पा रहे हैं 3 और 5। इनका जो HCF होगा आप निकालिएगा, इनका HCF क्या होता है? 1 होता है,
ठीक। इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, सदैव 1 होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं 5 और 7 या 3 और 5, ऐसे तमाम संख्याएं हैं जो क्या होती हैं हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक। और आगे लिखा गया, आप देखिएगा यहाँ 2 पॉइंट लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे गए हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा। लिखा गया है दोनों का अभाज्य होना जरूरी है। यानी अगर सहअभाज्य संख्या की आप बात कर रहे हैं तो सहअभाज्य संख्याएं में जो दोनों संख्याएं होती हैं, पहली बात तो उनका HCF 1 होगा यानी मासा 1 होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों का अभाज्य होना जरूरी है। ठीक ना। दोनों संख्याएं जो आपको दिख रही हैं यानी 5 और 7 या 3 और 5 दोनों के दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक। यानी दोनों संख्याएं आपके क्या हैं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक ना। अगर अभाज्य नहीं है तो आपके सहअभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखे जाते। दूसरा पॉइंट लिखा गया है 2 क्रमागत संख्या सदैव सहअभाज्य संख्या होती है। यानी अगर आप देख पा रहे हैं 2 क्रमागत संख्या ले रहे हैं, ठीक ना, वह दोनों के दोनों क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। यानी 2 क्रमागत संख्या लेते हैं तो उनका HCF सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर अपेक्षित अभाज्य की। तो देखिएगा अपेक्षित अभाज्य में क्या है, HCF, इसका भी HCF क्या होगा, यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके उनका HCF जो होगा हमेशा 1 ही होगा। तो सहअभाज्य का भी HCF 1, अपेक्षित अभाज्य का भी HCF क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक। अब देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है 1 और 2, 2 और 15, यानी दोनों का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या क्या हो आपकी अभाज्य संख्या हो। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 जो है आपका अभाज्य नहीं है, 2 जो है आपका अभाज्य है। साफ साफ लिखा गया है कि दोनों अभाज्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 आपका अभाज्य है और 15 आपका भाज्य संख्या है, फिर भी ये जो है अपेक्षित अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो। अब यहाँ देखते हैं आपका ट्विन नंबर। ट्विन नंबर का भी HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना। ट्विन नंबर का भी HCF कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 5, एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 5 और 5 और 7, 11 और 13। अब समझिएगा इनके, अब ये एक चीज़ समझिएगा, ट्विन नंबर का दूसरी खासियत जो है लिखा गया है बीच का अंतर सदैव 2 होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। आप जैसे यहाँ देख पा रहे थे 2 और 15, इनका अंतर बहुत था। ठीक ना। लेकिन जो ट्विन नंबर होंगे उनका अंतर बीच का, जो उनके दोनों संख्याओं का बीच का जो अंतर होगा वह क्या होगा, 2 होगा। जैसे आप 5 और 7 देख रहे हैं, अंतर 2 है। 3 और 5 अंतर 2 है। 11 13 दोनों आपकी क्या हैं, अभाज्य संख्या है, इनका भी अंतर क्या है, 2 है। तो आपने देखा कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होता है, ट्विन नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको हमने पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दिया। ठीक। अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ए परफेक्ट नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के क्या हो, बराबर हो। ठीक ना। क्या हो, बराबर हो। यानी कोई ऐसी संख्या आप लीजिए जिसका आप गुणनखंड कीजिए, ठीक ना, जिनका आप गुणनखंड कीजिए और उन गुणनखंडों को, ठीक ना, जो प्राप्त गुणनखंड है उनको आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद वह योग, ठीक ना, उनका योग, उन गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वह संख्या आपकी क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देखिएगा जब आप उसका गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड एक वह संख्या स्वयं खुद भी होती है, लेकिन साफ साफ लिखा गया है उस संख्या को छोड़कर। ठीक ना। उसका गुणनखंड एक वह संख्या खुद भी आती है लेकिन उसको छोड़ करके। इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा जैसे हमने संख्या लिया 6, हमने संख्या लिया 6 का जब आप देखेंगे गुणनखंड यानी 6 किसकी संख्या से करता है तो आप देखेंगे 6 1 से भी करता है, 6 2 से भी करता है, 6 3 से भी करता है और 6 6 से भी करता है। लेकिन हमने यहाँ कहा है कि संख्या जो 6 है उसी संख्या से 100% कटेगी, लेकिन उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है। यानी स्वयं वाली संख्या को नहीं लेते हैं, उसके अलावा जो उसके फैक्टर मिले हुए हैं, गुणनखंड मिले हुए हैं, उनको देखते हैं। 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है। हमने कहा इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को अगर जोड़ने के बाद इनका योग इस संख्या की, यानी जिस संख्या के फैक्टर तो उस संख्या के बराबर आता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, यह संख्या जो आपकी यानी 6 जो है क्या है, संपूर्ण संख्या। तो आप जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 3 6, क्या मिला 6, और यह क्या थे 6 का गुणनखंड था, तो ये 6 आपका क्या कहलाएगा, संपूर्ण नंबर कहलाएगा, यानी परफेक्ट नंबर आपके कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 28 की बात कर लेते हैं।
ठीक। 28 की बात करेंगे तो 28 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा, और 28 से भी खुद कटता, लेकिन 28 को हम नहीं लेंगे। बाकी इन संख्या को आप लेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, 4 3 7 7 दूनी 14, 14 14 28। यानी इसका अगर आप गुणनखंड देख रहे हैं तो 1 2 4 7 14, और इन सभी का योग करेंगे तो कितना मिलता है? 28 मिलता है। इसका मतलब जो ये 28 है यह भी कैसा संख्या है? एक संपूर्ण संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक, इसी प्रकार से बात करते हैं, देखिएगा 6, तो आप 3 संख्या को ध्यान में दीजिएगा, ठीक ना। इसके अलावा और कोई संख्या हो सकती है बड़ी, तो आप खुद निकाल लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हमने 3 संख्या के बारे में क्या किया था? जानकारी इकट्ठा किया था। एक आपका 6 हो गया संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, एक 28 हो गया, और 3 अंक की संख्या की बात कर लें तो 496 भी होता है, ठीक ना। यानी 496 जो है ये भी क्या है? संपूर्ण संख्या होती है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट नंबर है? तो 6 आपकी सबसे छोटी संख्या है जो आपकी क्या है? परफेक्ट नंबर है, ठीक। और 2 अंक की पूछे तो 28 है, 3 अंक की पूछे तो 496 है। अभी तक इतने नंबर ही आपसे पूछे गए हैं लगभग, और यहाँ तक आपके लिए जानकारी सफिशियंट है, ठीक। तो ये हो गए आपको जो है, तो ये सभी जानकारियाँ होंगी प्राइम नंबर और संपूर्ण संख्या के बारे में, ठीक। चलिए, इससे रिलेटेड, अभाज्य संख्या से रिलेटेड हम आपको और कुछ क्वेश्चन करा देना चाहते हैं, ठीक ना। तो आइए उस क्वेश्चन को हम दूसरे पेज पर कवर कराते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किससे पूछा गया है? अभाज्य से लेकर के अभाज्य संख्या से। पहला क्वेश्चन, n अभाज्य संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए, ठीक ना, क्या n अभाज्य संख्या का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर यानी यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, ठीक ना। इकाई के अंक पर क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर n अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक ना, तो जो हमको इकाई के अंक पर संख्या प्राप्त होने वाली है, क्या प्राप्त होने वाली है, ठीक। अच्छा, यहाँ n से पहले आप लगा लीजिएगा प्रथम n, ठीक ना। क्या है? प्रथम n अभाज्य संख्याओं का अगर आपस में गुणा कर रहे हैं तो इकाई के अंक पर क्या मिलेगा? देखिएगा, प्रथम n से अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है किससे शुरू होता है? 2 से, 3 5 7 11, ऐसे आपको जो है n तक, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म तक, 10 संख्याओं तक, 11 प्रथम 11 संख्या हो गई, प्रथम 10 संख्या हो गई, प्रथम 20, प्रथम 50, प्रथम 100, कुछ भी हो, लेकिन कहाँ से शुरू है? प्रथम संख्या से शुरू है। इन संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं तो पूछा जा रहा है गुणा करने के बाद जो पहली संख्या बनेगी वह संख्या कौन सी होगी? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिएगा, जब आप प्रथम n संख्या से गुणा कर रहे थे तो आपको एक संख्या क्या मिल गई? एक संख्या 2 मिल गई, और 2 कैसी संख्या है? 2 एक सम संख्या है, ठीक। और समझिएगा, आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देख पा रहे थे एक संख्या क्या है? 5 भी है। एक संख्या क्या है? 5 भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 और 5 का आपस में गुणा होता है तो क्या मिलता है? हमको 10 मिलेगा। तो 10 मिलेगा तो इकाई का अंक क्या मिलने वाला है? तो इकाई का अंक हमारा क्या मिलता है? 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 हमको मिलता है। तो जैसे ही एक संख्या सम थी और एक संख्या 5 था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हमको क्या मिल जाएगा? इकाई के अंक पर 0। तो आप नोट डाउन करिएगा सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर। अगर प्रथम n अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, ठीक ना, चाहे 10 अभाज्य संख्याएं हो, चाहे 20 अभाज्य संख्याएं हो, चाहे 100 अभाज्य संख्या हो, चाहे कई लाख अभाज्य संख्याएं हो, अगर वो प्रथम से शुरू हुई हैं तो इकाई के अंक पर जो संख्या आपको मिलने वाली है वह क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी? हमने आपको यह भी बता दिया। क्या बता दिया? कि एक प्रथम से स्टार्ट किया यानी 2 से, और एक बार आपको 5 भी मिल गया, ठीक ना। तो 2 और 5 का गुणा करने पर एक अंक 0 बनता है। अब 0 से 7 में गुणा करेंगे तब 0 हो जाएगा, 0 से 11 में गुणा करेंगे 0, 0 से कई लाख में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला। पहला क्वेश्चन था, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर सम संख्या को छोड़ दें, यानी ठीक ना, यानी क्वेश्चन कहा जाएगा n विषम अभाज्य संख्याओं को, ठीक ना, n विषम अभाज्य संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए। क्वेश्चन क्या है? n विषम अभाज्य संख्या को गुणा किया जाए तो
यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है, ठीक ना। यानी हमने अब की बार विषम से स्टार्ट किया, यानी प्रथम विषम संख्या से, ठीक ना। प्रथम विषम संख्या से हम बात कर रहे हैं, ठीक। प्रथम विषम से, यानी प्रथम या प्रथम का सेंस ना लें तो भी ध्यान दीजिएगा। यन विषम से बात करेंगे तो आपने विषम से बात किया, ठीक ना। तो आप विषम से बात कर रहे हैं तो आपका सम छूट गया, यानी यन विषम, ठीक ना। अब जब विषम से बात करेंगे तो आपका सीरीज जो शुरू होगी अभाज्य संख्या की वह शुरू होगी 3 से। 3, 5, 7, 11 ऐसे आपकी सीरीज शुरू होगी, ठीक ना। यानी अब की बार विषम ले रहे हैं तो विषम ले लिए तो आपके अभाज्य श्रेणी में सम छूट गया, यानी एक ही सम संख्या अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है, 2 है। अब जो है आपका 2 छूट गया तो 3 से श्रेणी शुरू हुई है। अब देखिए अगर आपस में गुणा कर रहे हैं तो इकाई के अंक पर यहाँ यानी गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसकी इकाई का अंक क्या होगा, इसके बारे में समझिएगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं और सीधे सीधे ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। आप देख पा रहे हैं एक यहाँ 5 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ एक 5 है, यही 5 पूरा का पूरा खेलता है अभाज्य संख्या में, ठीक ना। तो देखिएगा ये 5 जो है, इस 5 को अगर यह आपकी सीरीज में 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 भी एक क्या है, विषम संख्या है। तो आप देखिएगा ये 5 जब आ गया और तो यहाँ आप नोट करके लिखिएगा, आप नोट करके लिखिएगा, यानी अगर आप 5 का गुणा, ठीक ना, 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से करते हैं, किसी भी विषम संख्या से अगर आप 5 का गुणा कर रहे हैं तो आपको इकाई के अंक पर, ठीक, इकाई के अंक पर, ठीक, यानी यूनिट प्लेस वैल्यू पर, यानी यहाँ आप किसी भी 5 से आप किसी भी विषम संख्या से गुणा कर लीजिए, आपको इकाई के अंक पर क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, ठीक ना। क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। यानी हमने कहा कि 5 गुणे विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका जो इकाई का अंक होगा, जो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू होगी, ठीक ना, उसका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वह क्या होगी, 5 होगी, ठीक ना। करके गुणा आप देख लीजिएगा, जैसे आप करेंगे 5 गुणे 3 तो क्या मिला 15, और इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 गुणे 7, 7 भी आपका क्या है, विषम नंबर है, तो भी क्या मिला 35, और 35 का इकाई का अंक क्या है, 5 है, ठीक ना। जब भी आप 5 का गुणा विषम संख्या से करेंगे 11 तो 11 पचे 55, तो इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो आप सीधे सीधे याद करके रखिएगा, 5 का गुणा जब भी आप 5 का गुणा जब भी आप विषम संख्या से करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या मिलती है, विषम। तो जब आप इस सीरीज में गुणा कर रहे थे तो एक बार 5 मिल गया, बाकी सभी संख्याएं तो विषम संख्या ही हैं, ठीक ना, क्योंकि एक 2 सम संख्या थी और 2 को हमने निकाल दिया है, विषम से सीरीज शुरू किया है अभाज्य की। तब जब यहाँ 5 का गुणा आप विषम से करेंगे तो चाहे आप 5 से 3 में करेंगे तब भी आपको 5 आएगा, 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से हमेशा आपको इकाई का क्या मिलने वाला, 5। तो इसका जो डायरेक्टली जो आंसर होता है कितना होता है, 5 होता है। यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इसका जो आंसर था कितना मिलेगा, 0 मिला था, ठीक। तो इन 2 चीज़ों को याद करिएगा, क्या कि 5 का गुणा आप किसी भी विषम से कर दिए तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका इकाई का अंक जो होगा वह क्या होगा, 5 होगा, और अगर आप 5 का गुणा किसी सम संख्या से कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इस 2 चीज़ों को आप ध्यान करके रखे रहिएगा। यह चीज़ जो दूसरी लाइन है, यानी 5 का गुणा यानी 1 5 और 1 सम, यानी 1 5 और 1 2, 1 5 और 1 2 एक 0 का निर्माण करते हैं। जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे कि फाइंड ऑफ 0, ठीक ना, नंबर ऑफ फाइंड 0, यानी इसमें 0 ज्ञात करना, तो वहाँ यह चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाएंगे कि 1 5 और 1 2 क्यों जो है एक 0 का निर्माण करते हैं, कैसे एक 0 का निर्माण करते हैं, तो इसके बारे में वहाँ आपको हम डिटेल से बताएंगे। आज हम कवर करने वाले हैं फैक्टर्स, ठीक ना, गुणनखंड, यानी गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको कवर कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक आपका गुणज होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, और एक आपका गुणनखंड होता है जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक ना। बहुत बार लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजन लोग होते हैं। कई बार हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, बच्चों ने पूछा है कि मल्टीप्लाई क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप
मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है किसी भी संख्या का अनंत तक होता है। जैसे हम बात कर लें 12 की मल्टीप्लाई, ठीक ना, 12 की मल्टीप्लाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 12 का गुणज, यानी जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं गुणज की श्रेणी में आता है। तो आप जब 12 का गुणज करेंगे तो 12 दूनी 24, 36, 48 ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना, एंड सो ऑन तक। तो आप देखेंगे उसके इन्फिनिटिव टर्म तक आता है, ठीक ना, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी आपसे पूछें कि 12 का सबसे बड़ा गुणज बताइए तो असंभव है, जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। 12 का सबसे बड़ा मल्टीप्लाई क्या है। सबसे छोटी की बात कर लें तो सबसे छोटी 12 की मल्टीप्लाई क्या है, 12 खुद ही है, ठीक ना, 12 कम 12, ठीक ना, 12 खुद है, ठीक ना। लेकिन 12 की अगर बड़ी सबसे बड़ी पूछ लें तो हम उसको बता नहीं सकते, ठीक। अब देखिएगा यह तो हो गया, क्या हो गया, अगर हम आपसे कहें 2 का तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना, यानी 2 के पहाड़े में जितने आते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, 2 के गुणज यानी मल्टीप्लाई कहे लाएंगे, ठीक। लेकिन जब गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड एक क्या होता है, सीमित अंक होता है, ठीक ना। उसको हम छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। जबकि गुणज में क्या था, बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते थे, छोटी संख्या हम बता सकते थे। लेकिन गुणनखंड में छोटी भी बताएंगे, बड़ी भी बताएंगे, कितने अंक टोटल हैं उसके वो भी हम बताएंगे, कितने सम हैं वह भी बताएंगे। देखिएगा बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणनखंड की, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणनखंड, समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर हम कहें कि 12 का हमको गुणनखंड यानी फैक्टर बता दीजिए तो इसका मतलब वे संख्याएं जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं वे उसके क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी, यानी फैक्टर कहलाते हैं, ठीक। जैसे आपको पता है 12 जो है 1 से भी कटता है, ठीक, 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 खुद से भी करता है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी फैक्टर की बात करेगा तो आप सभी संख्याओं से काटेंगे, यानी जिस भी संख्या से 12 करता है यानी उसमें खुद को भी शामिल करेंगे, ठीक ना, तब बताएंगे कि टोटल इतनी संख्याएं हुई। जैसे 12 की बात की जाए तो 12 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कटा और 12 से भी कटता है। तो पूछें कि 12 के टोटल कितने फैक्टर हुए तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 12 के टोटल 6 फैक्टर हैं, ठीक ना। कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। अब देखिएगा यह है यानी इट सेल्फ मतलब हमने लिखा है कि जो संख्या है जिसका हमने फैक्टर ज्ञात करना है वह संख्या उसमें खुद भी आती है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछता है और एक जो है यूनिवर्सली फैक्टर यानी एक सबका फैक्टर है, यानी एक से सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं एक से पूरी तरह विभाजित होती हैं, इसलिए एक जो है क्या होता है, यूनिवर्सली फैक्टर होता है। यह जो है सत्य है कि एक से सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, बहुत आराम से समझिएगा। क्वेश्चन बनता है 12 के कितने जो है सम फैक्टर हैं, 12 के कितने सम फैक्टर हैं। तो देखिएगा सम फैक्टर की श्रेणी में 2 हमने बताया है कि सम और विषम क्या होता है, ठीक। तो देखिएगा 12 2 से करता है, 1 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12, यानी कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। तो 12 के सम फैक्टर की बात कर लेंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। अब 12 की अगर विषम की बात कर लेंगे, विषम कितने फैक्टर हैं, तो एक हो गया और एक 3 है, यानी कितनी संख्या हुई, 2 संख्या, यानी 1 और 3 कितनी संख्या होगी, 2 संख्याएं, यानी 12 के कितने विषम फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 12 के सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो वह संख्या खुद जो है वह सबसे बड़ी है, सबसे छोटा 1 होता है, ठीक। 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक। और आपसे पूछ सकता है कि 12 के जो फैक्टर हैं उसमें 4 के मल्टीप्लाई कितने हैं, यानी 4 के फैक्टर यानी 4 के गुणज कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा 4 के गुणज कितने हैं, 2 गुणज हैं, एक 4 खुद है और एक 12 है। तो 4 के यानी 12 का फैक्टर था, 12 के फैक्टर में जो 4 आया है, 4 के कितने मल्टीप्लाई या इन गुणज हैं, तो 4 के 2 मल्टीप्लाई या गुणज हैं, कौन कौन से हैं, 4 और 12, ठीक। तो कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हुए। तो इस प्रकार से आपसे जो है ऐसे पार्टिकुलर नंबर दे करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो एक छोटा सा अंक था, अभी आपको यहाँ से बड़े बड़े अंक दे करके पूछ सकता है। तो आप जैसे हमने 12 था तो हमने आसानी से निकाल लिया कि 12 1 3 4 6 12 से कट रहा है, कुछ बड़ा अंक आ जाएगा तब कैसे निकालेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक। चलिए देखिएगा यहाँ कुछ क्वेश्चन जैसे लिखा गया, जिस क्वेश्चन को हमने आपको पीछे ही कवर करा दिया वह हमने यहाँ लिखा था कि 12 के कितने फैक्टर टोटल हुए, तो हमने बताया कि 6 फैक्टर हुए, ठीक ना। कितने फैक्टर हुए, 6 फैक्टर हुए। और 12 के कितने इवन फैक्टर हुए, तो हमने आपको दिखाया था 12 के कितने इवन फैक्टर हैं, कितने सम फैक्टर हैं, 4 हैं, कितने विषम हैं, 2 हैं, ठीक। ऐसे मैंने बताया था 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 4 के मल्टीप्लाई हैं, तो 4 था और 12 था,
तो कितने फैक्टर थे, 2 फैक्टर थे। हमने आपको ये क्वेश्चन, जो इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसको हमने पीछे आपको कवर कराया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर की। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ आपका हेडिंग बना हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा यहाँ एक संख्या लिखी गई है 200। पहले हम इस पे आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्लेन पेज पे फिर से लगाकर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी, यानी क्लियरिटी आपको वहाँ दिख पाए। देखिएगा अगर यहाँ लिखा गया है 200 की बात करें तो 200 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 8 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है, 25 से कटता है, 40 से कटता है, 50 से कटता है, 100 से कटता है और 200 खुद से भी करता है। अच्छा, ये तो हुआ, इसको तो हमने इस तरीके से सोच कर लिखा। क्या इतना समय होता है कि हम एग्ज़ाम हाल में बैठे हों और इस तरीके से देखें किन किन संख्याओं से कट रहा है? ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम देते समय हमको टाइम टेकन का ख्याल रखना होता है, यानी समय को ध्यान में रख करके पेपर सॉल्व करना होता है, अगर हमको सफलता हासिल करनी है तो। ठीक, तो देखिएगा अभी तो हम इसको पहले आराम समझा रहे हैं ताकि आप समझने का प्रयास करिए। यानी 200 जो है इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो अगर हम पूछें कि 200 के टोटल फैक्टर्स कितने हुए, ठीक है, 200 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप कहेंगे 200 के टोटल फैक्टर कितने हो गए, 12। पहले तो आप ऐसे निकालेंगे कौन कौन संख्याएं हैं जो 200 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, उसके बाद गिनेंगे कितने हो गए, 12। ठीक, अभी आप समझिए, फिर शॉर्ट प्रोसेस भी आपको बताते हैं। ठीक, कितने हो गए, 12। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम कितने हैं, विषम कितने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। देखिएगा अब समझिएगा, अब इस चीज़ को हम जो है आपको व्हाइट पेज पे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ क्या था, 200। ठीक, क्या था, 200। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम डायरेक्टली जो है बता सकते थे कि 12 संख्याएं होंगी। तो डायरेक्टली का मतलब इसको जो है जैसे हम LCM निकालते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे। तो 2 को आप काटेंगे 2 से, तो क्या मिलने वाला है आपको, 100। फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर अब जो है इसको 5 से काटेंगे। ठीक, क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। यानी अब देखिएगा फिर इसको 5 से काटेंगे तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी 5 को हमने जो है जैसे हम LCM निकालते हैं उस मेथड से हमने निकाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात है कि यानी जो संख्या हमको मिल रही है, यानी 200 था तो 200 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी उसको जो है 200 को जो है हम प्राइम फैक्टर के रूप में, यानी जो अभाज्य संख्या होती है उसके रूप में हम पहले खंडित करते हैं और जितनी बार आई हो उतनी उसके पावर। अब देखिएगा 200 का 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइज हमने किया। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे, 2 की पावर 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो हम लिखेंगे 3। ठीक, उसके बाद 5 कितनी बार है, तो आप देखेंगे 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, तो 2 संख्या आपको मिल गई और दोनों संख्या क्या है, प्राइम है। यानी जिस संख्या का हमको फैक्टर ज्ञात करना है पहले उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यानी प्राइम संख्या के रूप में तोड़ते हैं और जितनी बार आया है उतनी हम पावर लगा देते हैं। यह हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, यह हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए हम कैसे बताते हैं कि इसके 12 फैक्टर, हमने आपको करके दिखाया था कि टोटल 12 फैक्टर थे। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि 12 फैक्टर हैं, कौन कौन हैं वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो हम 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, तो देखिएगा अब जब पूछते कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ठीक ना, आपसे पूछें कि नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर हैं कितने। तो आपको जो ये पावर दिख रही है, इन पावर में एक एक का इंक्रीज कर दीजिए और उसको आपस में गुणा कर दीजिए। बहुत आराम से समझिएगा, इन ये जो पावर है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इस पावर को आप जो है इन पावरों में एक एक बढ़ा दीजिए। ठीक ना, जब इस पावर में आप एक एक बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुणा, यहाँ बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 5 की पावर 2 है तो तुम क्या कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए 3। यानी हमने क्या कहा, जो है पावर है उसमें एक एक की वृद्धि करिए और उसको आपस में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ फैक्टर हमने वहाँ आपको करके दिखाया था, टोटल कितने फैक्टर आपको मिले थे 12, और इस तरीके से भी हमको कितने फैक्टर मिले 12 फैक्टर मिल गए। ठीक, तो यह देखिएगा वहाँ क्या था, एक लंबा प्रोसेस था, हमको सोचना पड़ता कि 200 किससे 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 कट रहा है। यहाँ हमने इस प्रोसेस को थोड़े से प्रोसेस किया, उसके बाद आराम से ये इसको जो है हम क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा, यानी 2 था 2 की पावर 3 था, तो 2 3 बार आया था 2 की पावर 3, 5 जो है 2 बार आया था 5 की पावर जो है 2। अब जो पावर है उनमें एक एक का इंक्रीज किया, 3 था 4 लिखा, 2 था 3 लिखा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, यानी उस संख्या के कितने फैक्टर या कितने जो है गुणनखंड हैं वो हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अगर अब आपको यहाँ से ज्ञात करना हो कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक ना, जैसे वहाँ हमने निकाला था 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक, 4 से कट रहा है। अब यहाँ आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इस तरीके से आप लिखिएगा 2 की पावर 0, देखिए 2 की पावर 3 है तो आप 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और इधर लिखिएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, जितना है उतने तक जाएंगे, बस उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यही कारण था कि हम 3 को 4 लिख रहे थे। आप देख पा रहे हैं कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, 3 था, एक बढ़ाकर 4 हो गए, 2 था, एक बढ़ाकर 3 हो गया। यही कारण था कि हमने पावरों में एक एक की इंक्रीज किया था। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, किसी भी संख्या की पावर, कितनी भी बड़ी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब वो क्या है, 1 है, उसका मतलब वो क्या है, 1 होता है। तो यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, यह भी 1, यह भी 1 गुणे 1 होगा, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिला। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 गुणे 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। 1 गुणे आपको 5 × 5 = 25, 1 गुणे 25 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, और 2 की गुणा आप 5 की पावर 0 का मतलब 1 है, तो 2 गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 का गुणा यहाँ आप करेंगे जब 5 एकम 5 है, और यहाँ 2 एकम 2 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 5 × 5 = 25, और 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूना 50। ठीक, यह हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है यहाँ करेंगे, ये क्या है, 2 दूनी 4 है, और 4 गुणे 1 करेंगे, यानी 5 की पावर 0 का मतलब 1, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 मिल गया। 4 गुणे 5 करेंगे तो 4 × 5 = 20 मिल गया। ठीक, अब 4 का गुणा यहाँ करेंगे 5 × 5 = 25, और 2 दूनी 4 25, और चौका कितना हो गया आपका, 100 हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या है, 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 की पावर 0 का मतलब 1, 8 गुणे 1 मतलब 8 हो गया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 की पावर 1 का मतलब 5, और ये 8, 8 × 5 = 40। ठीक, क्या हो गया, 40 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 5 की पावर मतलब 2 का मतलब 25, तो 25 × 8 = 200। तो देखिएगा हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरीके से हम जो है इस प्रोसेस को फॉलो करके किस तरीके से उन सभी संख्याओं को निकाल लिए थे। देखिएगा हमने 200 का किया था तो हमको 12 फैक्टर मिले थे। यहाँ से भी आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसा हम करके भी जो है बता सकते हैं कि 200 के कितने फैक्टर या किसी भी संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि वे संख्याएं कौन कौन से हैं, तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करके आप बता सकते हैं कि वे कौन कौन सी संख्या हैं। यही टोटल संख्या आपको वहाँ भी हमने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक, अब बात करते हैं अगली एक संख्या ले लेते हैं। ठीक ना, जैसे हमने यहाँ देख लेते हैं फिर से दोबारा एक बार। देखिएगा हम एक कोई नंबर ले लें, जैसे हमने लिया था 21 60। फिलहाल हमने इस चीज़ को आपको बता दिया था, थोड़ा कैमरा बंद था तो कैमरा हमने दोबारा ऑन किया, फिर से इसको बता देना चाहते हैं। देखिए यह नंबर है 21 60। आप 21 60 को जो है, जैसे यहाँ हमने 200 का इस तरीके से निकाला था एलसीएम तरीके से, ऐसा 21 60 का भी हम निकालेंगे। तो जो हमको मिलने वाला है, जैसे हमने इसका किया था तो हमको क्या मिला था, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। इसी प्रकार से हम जो है 21 60 का भी करेंगे। 21 60 का हमको क्या मिलने वाला है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। अब यहाँ से पूछें कि नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने हैं 21 60 के। देखिएगा हमने कहा कि पावर में एक एक का वृद्धि करिए, उनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 4, और 1 है तो क्या हो जाएगा 2। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20 दूना 40।
तो जैसे यहाँ हमने बताया था कि 200 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 12 है, ऐसे यहाँ हम बता सकते हैं 2160 के, ठीक ना, कितना 2160 के कितने टोटल फैक्टर हैं, 40 फैक्टर हैं। ठीक, तो अब तो हो गया फैक्टर निकालना, हमने आपको सिखा दिया कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि इसके टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, यह चीज़ हमने आपको निकालना सिखा दिया। अब यहाँ बनता है क्वेश्चन कि कितने इसमें सम हैं, कितने विषम गुणनखंड है, कितने सम गुणनखंड है, विषम गुणनखंडों का योग बता दीजिए, सम गुणनखंडों का योग बता दीजिए। तमाम क्वेश्चन यहाँ से आपसे बने हैं बार बार और बनते रहेंगे, ठीक ना। देखिएगा यहाँ तक हमने निकाला अगर कोई नंबर है 2160 तो हम कैसे उसका नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, हमने उस चीज़ को आपको बता दिया था। ठीक, अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी इसमें जो टोटल फैक्टर हैं इसमें कितने सम गुणनखंड हैं, ठीक ना, कितने सम गुणनखंड हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 2, 3, 5, ये सब के सब क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। जब बात करते हैं अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करना, इसमें सम फैक्टर कितने हैं, देखिए कोई भी है इसमें सम और विषम दोनों आएगा। अब सम की बात की जा रही है तो सम की बात हम कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब आपसे पूछा जाए कि इसमें सम फैक्टर कितने हैं, यानी एक चीज़ समझिएगा, जब आपसे पूछा जा रहा है तो कुछ मत करिएगा, जो सम की पावर है, जो सम की पावर है 4, इसको सेम रखिए। बाकी अदर जो संख्याएं हैं, जो 3 विषम है, 5 विषम है, इनकी जो पावर है इनमें एक का वृद्धि कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ सम फैक्टर मिल जाएंगे। जैसे 2 की पावर 4 था तो हम यहाँ जो है 4 ले लेंगे, ठीक ना, जो सम की पावर है उसको सेम ले लेंगे। बाकी इधर जो 3 और 5 आपके विषम है, इनकी जो पावर है, इनके पावर में एक एक की वृद्धि करेंगे, यानी 3 था तो यहाँ आपका 4 होगा, यहाँ 1 था तो यहाँ आपका 2 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक, 16 दूनी 32। तो आपको पता है 2160 का अगर आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना चाहते हैं, सम नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपका आंसर होगा, कितना होगा, 32। ठीक, कितना होगा, 32। हमने क्या किया, जो सम की पावर थी, जो सम की पावर 4 थी, इसकी पावर को सेम रखा। जब सम की बात किया जा रहा था, जब सम फैक्टर की बात की जा रही थी, जो सम का पावर था सेम रखा, और बाकी जो विषम के पावर थे उनके पावर में एक एक की वृद्धि किया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको पता चल गया कि 2160 के जो फैक्टर हुए थे उसमें टोटल जो फैक्टर मिले उसमें कितने सम थे, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है सम गुणनखंडों का योग, यानी जो सम संख्याएं हैं, जो सम संख्या, उसमें जो सम संख्या आई हुई हैं उन सभी का अगर हम योग करें तो कितना होगा, उसी बात की गई है, ठीक ना। ठीक ना, सम गुणनखंडों का योग। तो देखिएगा सम गुणनखंडों की योग की बात की जाएगी तो कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा जो पावर है, जो सम संख्या थी, जो सम संख्या थी उसकी पावर को हम 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी जो अदर संख्याएं हैं, ठीक ना, जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो समझिएगा 2 की पावर 4 था तो पहले हम 2 की पावर 1 लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, यानी जहाँ तक पावर है तहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन जो विषम संख्याएं हैं इनकी पावर हम पहले 3 की पावर 0, फिर प्लस 3 की पावर 1, प्लस 3 की पावर 2, प्लस 3 की पावर 3 तक जाएंगे। ऐसे 5 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक, यानी जो विषम संख्या है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करके जितनी पावर है वहाँ तक जाएंगे, और जो सम है उसकी पावर को 0 से नहीं, सेम यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और जितना है वहाँ तक जाएंगे। तो नंबर ऑफ सम संख्या, सम गुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो 2 की पावर 4 था तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक, 4 तक था, 4 तक गए। उसके बाद दूसरी संख्या 3 थी, 3 की पावर 3 था तो हम पहले 3 को क्या लिखेंगे, 3 एक विषम संख्या है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक। उसके बाद 5 था, ठीक ना, 5 की पावर 5 एक विषम संख्या है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक था तो हम 1 तक गए, ठीक। अब इनका आपस में क्या करेंगे, योग कर लेते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक। तो कितना, यहाँ कितना हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक। देखिए आपको हम पूरा कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको जो है सीधे जोड़कर हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं।
यहाँ देखिएगा 3 की पावर 0 हमने बताया किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। क्या हो गया 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27। ठीक, यहाँ 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। ठीक, अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो इनको आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 16 और 4 20 और 2 10, यानी कितना हो गया 30। ये बीच में क्या है, गुणा है। ठीक, और इसको आप जोड़ेंगे टोटल तो आपको मिलेगा 40, और इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 6। इसको आप सबका जो है गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 7200। ठीक, कितना मिलेगा 7200। तो आपसे पूछा गया था कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, यानी 2100 जो आपका संख्या था 2160 में जो फैक्टर हुआ है उसमें जो सम संख्याएं हैं उन सम गुणनखंडों का योग पूछा गया था। इसमें जो सम गुणनखंड होंगे उनका योग होगा वह होगा 7200। ठीक ना, ये हमारा होगा आंसर। यानी 2160 का हमने जो फैक्टर किया, जो हमने गुणनखंड ज्ञात किया, उसमें जो सम संख्या थी उन सभी सम संख्याओं को अगर आपस में जोड़ेंगे तो उसका टोटल योग कितना आएगा 7200। ठीक, 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक ना, विषम गुणनखंडों की संख्या। अभी जैसे पिछला हमने बताया था यहाँ सम गुणनखंड, ठीक ना, ऐसे अब यहाँ पूछा गया है विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो जो विषम गुणनखंड होंगे उनकी संख्या की बात करेंगे तो जो है, जो यहाँ पर जो हमको फैक्टर मिला था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, यहाँ जब विषम की बात करेंगे तो इस सम वाले को पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ विषम वाले पर ही अपना काउंटिंग करते हैं। ठीक, तो देखिएगा 2 की पावर 4 था उसको पूरा छोड़ देंगे। अब जो विषम संख्या है 3 और 5 उस पर काम करते हैं। तो 3 की पावर, देखिए 3 की पावर कितना है, इसको हम पूरा छोड़ देंगे सम वाले को। 3 की पावर 3 है तो 1 बढ़ा देंगे 4, 5 की पावर 1 है इसको बढ़ा देंगे 2, आपस में गुणा कर देंगे, हमको विषम जो है संख्या पता चल जाएगी कि विषम फैक्टर थे कितने। 3 की पावर 3 था तो क्या 1 बढ़ा दिए 4 हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 था, क्या बढ़ा देंगे 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। ठीक, यानी 2160 में जो टोटल गुणनखंड किए गए उसमें जो विषम संख्या है वो टोटल कितने थे, 8 उसमें थे। कितने थे, 8 थे। तभी तो देखिए टोटल हमने फैक्टर निकाला था 2160 का, तो टोटल फैक्टर कितने थे, 40 फैक्टर थे। ठीक, तो अगर 32 सम हो गए तो बाकी 8 बचे विषम, तभी तो टोटल 40 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है सम और विषम भी निकाला, सम का योग निकाला। अब हम निकालने जा रहे हैं विषम संख्याओं का योग। ठीक, चौथा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, चौथा क्वेश्चन वही है जो हमने भी आपसे कहा, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक ना, जो विषम गुणनखंड उसमें संख्याएं हैं उन सभी का योग निकालें तो कितना होगा। 2160 का हमने गुणनखंड किया, उसमें जो विषम संख्या आई उन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा अब विषम संख्या के योग की बात की गई है तो यहाँ पर भी जो है हम सम को पूरा का पूरा भूल जाएंगे। जैसे यहाँ हम सम की बात थी तो सम से शुरू किए थे, सारी संख्याओं को लिए थे, बस सम वाले को 0 से काउंट नहीं किए थे, सम वाले को 1 से काउंट किए थे। लेकिन विषम वाले में सिर्फ इतना, ठीक ना, सिर्फ इतना ही हमको लेना है। ये हमको विषम संख्याओं का योग पता चल जाएगा, सम वाले को छोड़ देना है। यानी 3 की पावर 0, ठीक ना, इसमें क्या लिखेंगे 3 की पावर 0, इसमें क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब सम को छोड़ दीजिए, बाकी जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यह जो प्रोडक्ट मिल रहा है यह क्या देगा, विषम का योग देगा। यानी इसको आप देखेंगे यहाँ 40 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, 40 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा 240। यानी इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 240। ठीक ना, क्या हो जाएगा 240। कहाँ से आया, सम वाले का हमने देखा था तो सम वाले में सम संख्या 2 थी, इसको लिया था। अब विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में इस सम को नहीं लेना है, सिर्फ जो विषम संख्या थी, विषम संख्या की जो पावर थी उसको लेंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको कितना मिलेगा 240। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अब 6 क्लासेस।